सीपी स्मार्ट क्लासेस में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं संजय राय टीजीटी पीजीटी हिंदी विषय का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं और आज हम लोग हिंदी विषय के बारे में, हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि टीजीटी पीजीटी से संबंधित कोर्स अगर आप लोगों को हिंदी विषय से चाहिए तो सीपी स्मार्ट क्लासेस के इस नंबर पर आप लोग टीजीटी पीजीटी हिंदी विषय लिखकर मैसेज जरूर करें। चलिए देर न करते हुए अब हम लोग सीधे अपने अपने विषय पर, अपने टॉपिक पर आते हैं। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य के बारे में हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले अगर हम लोग किसी भी चीज को अगर जानना हो, किसी भी वस्तु के बारे में जानना हो, किसी भी विषय के बारे में जानना हो तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होता है कि उसके इतिहास के बारे में पता लगाते हैं। तो इसी तरह हिंदी साहित्य विषय के बारे में हम लोगों को जानने के लिए सबसे पहले हम लोगों को हिंदी साहित्य के इतिहास पर जाना पड़ेगा। और हिंदी साहित्य के इतिहास पर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहला जो मुख्य बात है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा पर हम लोग बात करेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा की अगर हम बात करें कि हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने का जो प्रथम प्रयास है किसने किया, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने का जो प्रथम प्रयास था वो कौन किए, तो वो करने वाले हैं गारसा दत्तासी। गारसा दत्तासी कौन थे जिन्होंने इतिहास ग्रंथ लिखा हिंदी साहित्य का, तो ये एक फ्रेंच विद्वान थे। हिंदी साहित्य का इसे दुर्भाग्य कहें या जो भी कहना हो कहें कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास लेखन की परंपरा की बात करें तो सबसे पहला प्रयास गारसा दत्तासी ने किया, वो भी विदेशी विद्वान था। अगर हम लोग गारसा दत्तासी के पुस्तक की बात करें कि गारसा दत्तासी ने हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित कौन सा पुस्तक लिखा, तो उस पुस्तक का नाम था इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तानी। लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तानी। किस भाषा में अगर यह पुस्तक आई, हम लोग बात करें इस पुस्तक की भाषा, तो जब फ्रेंच विद्वान है तो निश्चित रूप से भाषा क्या होगा, फ्रेंच होगा। फ्रेंच भाषा में इन्होंने पुस्तक लिखा इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तानी। अगर हम लोग इसके प्रकाशित सन की बात करें या प्रकाशित समय की बात करें तो ये पुस्तक कब आया, तो ये पुस्तक सबसे पहले यह पुस्तक 2 भागों में आया। कितने भाग हुए इसके, भाग 2 भाग में यह पुस्तक प्रकाशित हुआ। इसका प्रथम भाग जो था, इसका प्रथम भाग 1839 द्वितीय भाग इसका
1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। यह पुस्तक दो भागों में आई। प्रथम भाग 1839, द्वितीय भाग 1847 ईस्वी में आई। अगर हम लोग इसके प्रकाशित स्थल की बात करें तो ये ग्रेट ब्रिटेन से प्रकाशित हुई थी, न कि ये कहीं भारत से प्रकाशित हुई। यह ग्रेट ब्रिटेन के प्राच्य अनुवादक समिति से यह पुस्तक प्रकाशित हुई। खैर, प्रकाशित स्थल की बात बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। जो महत्वपूर्ण चीज है मैं आप लोगों को यहां बता रहा हूं। अब हम लोग अगर कहें कि यह किस पद्धति पर लिखी गई, तो पद्धति इसकी जो थी वो थी वर्णानुक्रमी। वर्णानुक्रमी पद्धति पर यह लिखा गया इतिहास है। वर्णानुक्रमिक पद्धति का मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर क्रम अनुसार ही इन्होंने कवियों का विवरण दिया। अगर मैं बात करूं इस पुस्तक में कितने कवि थे, तो टोटल 738 कवियों का इस पुस्तक में जिक्र हुआ है, विवेचन हुआ है। जिसमें हिंदी के कितने कवि हैं, तो हिंदी के मात्र 72 कवियों को इन्होंने स्थान दिया। लिख तो रहे थे हिंदी साहित्य का इतिहास, लेकिन हिंदी के कवि कितने रखे? मात्र 72। बाकी किस भाषा के कवि रखे? तो ये उर्दू, अरबी, फारसी इत्यादि भाषाओं के कवियों को इन्होंने रख लिया। इस पुस्तक का अनुवाद हुआ, तो हम कह सकते हैं कि इस पुस्तक के अनुवादक कौन थे? तो इस पुस्तक के अनुवादक थे लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी ने इस पुस्तक का अनुवाद किया, और किस नाम से किया? तो हिंदुई साहित्य का इतिहास। नाम क्या रखा? हिंदुई साहित्य का इतिहास। तो यह था हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के परंपरा में गारसा दत्तासी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। जो भी प्रश्न बनेंगे बस इतने ही 4-5 पॉइंटों में बनेंगे, इससे ज्यादा कोई प्रश्न पूछा नहीं गया है, न आगे पूछे जाने की संभावना है। क्योंकि इनका महत्वपूर्ण स्थान जो क्या है कि हिंदी साहित्य का ये प्रथम इतिहास लिखते हैं, यही इनका महत्वपूर्ण स्थान है, यही इनके बारे में महत्वपूर्ण जिक्र है। बाकी और कोई हिंदी साहित्य के बारे में इनका कोई विशेष योगदान नहीं है। तो ये था सबसे पहला प्रयास गारसा दत्तासी के बारे में। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि दूसरा प्रयास किसने किया, या दूसरा हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा। तो ये था प्रथम, अगर हम लोग दूसरे इतिहास की बात करें तो दूसरा इतिहास लिखा गया, उनका नाम था महेश दत्त शुक्ल जी के द्वारा। महेश दत्त शुक्ल ने दूसरा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, और उस पुस्तक का क्या नाम है? तो उस पुस्तक का नाम है भाषा काव्य संग्रह। यह भी पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, बस इतना जानिए कि दूसरा इतिहास इन्होंने भाषा काव्य संग्रह लिखा। और कब लिखा? तो 1873 ईस्वी में। 1873 ईस्वी में इन्होंने भाषा काव्य संग्रह लिखा। नवल प्रेस लखनऊ से इनकी पुस्तक प्रकाशित हुई। बाकी और कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं है। अब हम लोग बढ़ते हैं हिंदी साहित्य के तीसरे इतिहास लेखक के बारे में। तो इसको हम लोग मिटाते हैं। हिंदी साहित्य के जो तीसरे इतिहास लेखक थे वो कौन थे? तो वो थे शिव
सिंह सेंगर। तीसरे इतिहास लेखक कौन थे? शिव सिंह सेंगर जी थे। शिव सिंह सेंगर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो जो इनका ग्रंथ है, ग्रंथ का नाम क्या है? तो इनके ग्रंथ का नाम है शिव सिंह सेंगर। इनके जो ग्रंथ का नाम है वो है शिव सिंह सरोज। ये तालव्य स है, गलती से हो गया था दंत स। तो शिव सिंह सरोज इनके ग्रंथ का नाम है। अब हम लोग बात करें अगर इस पुस्तक के प्रकाशन की, तो यह पुस्तक किस सन में प्रकाशित हुआ? तो यह पुस्तक 1883 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। 1883 ईस्वी में शिव सिंह सेंगर की पुस्तक शिव सिंह सरोज प्रकाशित हुआ। और कवि संख्या की बात करें इसमें तो जैसा कि गार्सा दत्तासी के पुस्तक में 738 कवियों का स्थान मिला, तो यहाँ 100 कवि बढ़ जाते हैं और कितना हो जाता है? तो यहाँ 838 कवि हो जाते हैं। तो शिव सिंह सरोज की पुस्तक का नाम शिव सिंह सेंगर की पुस्तक का नाम शिव सिंह सरोज। सन 1883 ईस्वी में कवि कितने थे? 838। तो शिव सिंह सेंगर के बारे में ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। अगली बात अगर हम लोग करें तो चौथे इतिहासज्ञ के बारे में हम लोग बात करेंगे। चौथे हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का प्रयास किसने किया, वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। और यहीं से हम लोग हिंदी साहित्य इतिहास का सही रूप में, सही मायने में प्रयास और लेखन का ज्ञाता मानते हैं। तो वो कौन थे? तो वो थे जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। ये भी पाश्चात्य विद्वान थे। इन्होंने हिंदी भाषा का या हिंदी साहित्य का भरपूर अध्ययन किया भारत में रहते हुए। अब हम लोग जॉर्ज ग्रियर्सन के पुस्तक की बात करें कि इन्होंने पुस्तक कौन सा लिखा, तो जॉर्ज ग्रियर्सन का जो ग्रंथ था, जो पुस्तक था, उस पुस्तक का नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान क्या है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नाम से इन्होंने पुस्तक लिखी। और उस पुस्तक का अगर हम लोग प्रकाशन सन देखें तो ये किस सन में प्रकाशित हुआ? तो ये 1889 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। प्रकाशन स्थल की बात करें अगर हम लोग कि ये पुस्तक किस प्रेस से प्रकाशित हुआ, किस जगह से प्रकाशित हुआ, तो वो था एशियाटिक सोसाइटी। एशियाटिक सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के पत्रिका विशेषांक के रूप में इनका ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान प्रकाशित हुआ। विशेषता क्या है?
तो सच्चे अर्थों में इस पुस्तक को हिंदी साहित्य का इतिहास माना जाता है। और सच्चे अर्थों में इस पुस्तक को हिंदी साहित्य का इतिहास क्यों माना जाता है, तो इसलिए माना जाता है क्योंकि सबसे पहले इसमें हिंदी कवियों को स्थान दिया गया, साथ ही साथ कालक्रम और विभाजन इस पुस्तक में देखने को मिलता है। अगर हम इस पुस्तक में कवि संख्या की बात करें तो इसमें टोटल 952 कवियों का जिक्र हुआ है। इस पुस्तक का अनुवादक कौन है, अनुवाद किसने किया, तो अनुवादक जो है वो है किशोरी लाल गुप्त। किशोरी लाल गुप्त इस पुस्तक के अनुवादक किशोरी लाल गुप्त जी हैं। अगर बात किया जाए कि किस नाम से इन्होंने अनुवाद किया उस पुस्तक का, तो नाम क्या था, नाम ये था हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से इन्होंने अनुवाद किया। अब हम लोग अगले इतिहासज्ञ के बारे में बात करें तो अगले जो इतिहासज्ञ आएंगे उनका नाम है मिश्र बंधु। इसमें एक विशेष चीज और भी नोट कर लीजिएगा कि विशेष क्या था ग्रियर्सन की पुस्तक का, तो इन्होंने भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा। तो ये आज के 4 महत्वपूर्ण इतिहासज्ञ थे। अगले सेशन में हम लोग जिसको पढ़ने वाले हैं वो हैं मिश्र बंधु और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आज के लिए इतना ही। जिस किसी बंधु को एडमिशन लेना हो वो इस नंबर पर हिंदी टीजीटी पीजीटी लिखकर व्हाट्सएप जरूर करें। इसी के साथ आप लोगों का इस चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।